हाँ बेटा, मैं तुम्हें हर रोज एक ईमेल करूंगा। प्रॉमिस दादू? पक्का प्रॉमिस। हर रोज एक ईमेल भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम अटलांटा में हो और दादू दिल्ली में। हाँ? पापा आप भी चलिए ना हमारे साथ। वहां अटलांटा में हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो। बेटा मेरा सब कुछ यहाँ है, सिर्फ तुम लोग नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए कतई नहीं कर रहा हूँ बेटा। अमेरिका तुम्हारा भविष्य है और ये घर मेरा वर्तमान है बेटा। पापा अब इस घर में बचा ही क्या है? माँ की कुछ यादें। यादें सिर्फ नहीं होती, सांसें होती हैं, और जो पीछे रह गया उसे जिंदा रखती हैं। ये घर, ये मोहल्ला, यहाँ के लोग, यहाँ का हर पेड़ मुझे तुम्हारी माँ से जोड़े रखते हैं। पर पापा आप 6 महीने के लिए तो हमारे साथ आके रह ही सकते हैं, और फिर आपका तो यूएस का 10 साल का वीज़ा भी लग चुका है। बहू, मेरी जिंदगी की शाम में सूर्य कभी भी ढल सकता है और मैं पश्चिम में ढलना नहीं चाहता। मुझे इस ही मिट्टी से विदा लेनी है। कम ऑन पापा, आप अगले 20 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर त्रयान ने कहा है दैट यू आर एब्सोल्युटली फिट। लेकिन बस आपको अकेले छोड़कर जाने में मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? पता नहीं पापा, वो जय और रवि वाले हादसे के बाद कुछ बेचैनी सी हो रही है। 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 2 बार। मेरा विश्वास करो, डर जैसी चीज भूल जाओगे। तो पापा आप नहीं आएंगे अमेरिका हमारे साथ? जरूर आऊंगा बेटा, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए। आज दुनिया मुट्ठी से भी छोटी हो गई है, एक उंगली के क्लिक पर है। मेरी चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। खाना खाएं? जी। दादू आप मेरे बर्थडे पर तो आओगे ना? आओगे ना दादू? हाँ बेटा, आऊंगा। डबल प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय दादू, बाय। मैं कब से जाग रहा हूँ, बस एक शहर के लिए। मैं कब से जाग रहा हूँ, बस एक शहर के लिए। दिलाज उनके ही दीदार को तरसता है, दीदार को तरसता है। बहुत याद आती है तुम्हारी। के ही दीदार को तरसता है। जिंदगी का पहाड़ चढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सारे परिवार की जिम्मेदारी, सबके भविष्य की प्लानिंग, अपने बुढ़ापे के लिए बचत, ये सब कुछ करने के बाद एक बूढ़ा आदमी क्या चाहता है? शांति, सुरक्षा, सुकून। दिल्ली के वसंत कुंज के रिटायर्ड प्रोफेसर शास्त्री ने जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपनी पत्नी के साथ पार करने का सपना देखा था, लेकिन उनका यह सपना टूट गया था। 2 साल पहले उनकी सबसे अच्छी दोस्त, उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी अचानक चल बसी और पीछे छोड़ गई थी यादों की एक रजाई जो अकेलेपन की ठंड से जूझने में शास्त्री जी की मदद कर रही थी। शास्त्री जी योग, मेडिटेशन और सत्संग के माध्यम से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे हुए थे। उन्होंने अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहने के अवसर को दरवाजे से विदा कर दिया था और उसी दरवाजे पर दस्तक दी तकदीर के खौफनाक नुमाइंदे ने। शास्त्री जी अकेले थे, बिल्कुल अकेले और लाचार।
ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, तो हाय अरुण, पापा कैसे हैं? सचिन भैया आप फौरन आ जाइए। वो ताऊ जी की डेथ हो गई है सचिन भैया। व्हाट? भैया मुझे लगता है कोई अटैक हुआ, ताऊ जी का मर्डर किया गया है। ओह माय गॉड। भैया मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आप बस फौरन आ जाइए। जी मिस्टर शास्त्री मेरे ताऊ जी हैं। उनका बेटा सचिन अटलांटा यूएसए में रहता है। आज सुबह अचानक करीबन 8 बजे भैया का फ़ोन आया कि ताऊ जी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और लैंडलाइन पे रिंग तो जा रही है लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाके देख माजरा क्या है। सर जब सुबह मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि प्रोफेसर शास्त्री यहाँ अकेले रहते थे? जी ताई जी 2 साल पहले ही गुजर गई थी। इनके बेटे को खबर कर दी? जी वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। कभी खुखरी के साथ तो कभी कैंची के साथ। प्रोफेसर शास्त्री पर जब अटैक हुआ तब वो शायद कहीं बाहर से आए होंगे, क्योंकि ये मिट्टी किसी मैदान की लगती है। सर दरवाजा तोड़ने का निशान नहीं है, इसका मतलब हत्यारे जबरदस्ती घुसकर तो आए नहीं होंगे। शायद जान पहचान के ही लोग लगते हैं। डॉक्टर साहब, इनकी मौत कितने बजे तक हुई होगी? यही कोई कल शाम के 5 और 6 के बीच में। नई दिल्ली का वसंत कुंज इलाका काफी अरसे से जुर्म की गिरफ्त में रहा है। कई खौफनाक मर्डर्स, लूट और चोरी के मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, खासकर उन क्राइम्स के संदर्भ में जो सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ सर, ताऊ जी के टच में रहते थे, पर लाइफ ही कुछ ऐसी है कि हर रोज़ नहीं मिल पाते थे। ये प्रोफेसर शास्त्री का जो घर है, ये उन्हें विरासत में मिला है या फिर? नहीं सर, दरअसल विरासत में हमें कुछ भी नहीं मिला। वो घर भैया ने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बीच कुछ अनबन थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, तो आप गलत सोच रहे हैं। सर हो ना हो ये चोरों की गैंग का ही काम लगता है। चोर चोरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये जो लोग हैं, ये तुम्हारे ताया जी का इंतजार कर रहे थे। कत्ल करने के बाद चोरी की गई है। चोर ऐसा नहीं करते। सर वैसे पूरे सोसाइटी में सिक्योरिटी तो है, सभी गार्ड्स के पास राइफल भी है और किसी के पास खुखरी नहीं। मैंने हर गार्ड का बैकग्राउंड चेक किया सर, पर कुछ ऐसा वैसा निकला नहीं। प्रोफेसर शास्त्री की बैकग्राउंड रिपोर्ट? सर रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर थे, 2003 में रिटायर हुए और 2008 में उनकी बीवी चल बसी। कैसे? हार्ट अटैक से। तब से अकेले ही रह रहे थे। लेकिन सर सीनियर सिटीजन्स रजिस्ट्री में नाम नहीं है उनका। कमाल है।
अकेले रहते थे फिर भी सीनियर सिटीजन रजिस्ट्री में नाम रजिस्टर्ड नहीं है उनका। समझ में नहीं आता ये पढ़े लिखे लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। चलो बुढ़ापे में वो भूल गए, लेकिन उनके बच्चे, वो तो उनका नाम रजिस्टर करा सकते हैं ना। सर प्रोफेसर शास्त्री का मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा है, मैंने उसे सर्विलेंस पे डाल दिया। हत्यारों ने उस मोबाइल फोन को अब तक बेचा होगा। यहाँ पास ही में एक नारायण देव मेडिटेशन सेंटर है, प्रोफेसर शास्त्री मेंबर थे उसके। मैंने वहाँ कई लोगों से पूछताछ की, सब लोगों ने कहा कि प्रोफेसर शास्त्री उस शाम को वहाँ थे। मेडिटेशन सेंटर के बाद वो घर गए होंगे जहाँ उन पर अटैक हुआ होगा, उसके बाद घर को लूटा होगा। अब सर क्या लुट गया, कितना लुट गया, ये तो तभी पता चलेगा जब प्रोफेसर शास्त्री का बेटा अमेरिका से यहाँ लैंड करेगा। हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। पापा एटीएम कार्ड को लेकर बहुत हड़बड़ाते थे, इसलिए घर में हमेशा कैश रखते थे जो गायब है, और मोबाइल फोन और लैपटॉप भी। अलमारियों को चाबियों से खोला गया है, और ये अटैक तब हुआ जब आपके पिताजी घर के अंदर दाखिल ही हुए थे। हमारा शक है कि किसी जान पहचान वाले ने ये काम किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे पापा संत आदमी थे, गांधीवादी थे, वो एक प्रोफेसर थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक तरफा प्यार की तरह एक तरफी दुश्मनियां होती हैं। ऐसी दुश्मनियां खामोश छुरियां होती हैं जो चुपचाप चुप करा जाती हैं। चोरी जरूर हुई है, पर करने वाले सिर्फ चोर नहीं थे। सिर्फ चोर होते तो घर में घुसकर हाथ मारते और फिर निकल जाते। ये लोग तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मारने का प्लान बनाकर आए थे, हथियार साथ लेकर आए थे। मुझे उनका यहां अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार उनसे कहा था कि वो हमारे साथ आकर अटलांटा में रहे, लेकिन वो हमारी सुनते ही नहीं थे। तुम्हारी माताजी की डेथ 2008 में हुई थी। जी, डेथ तो मम्मी की हुई, लेकिन खत्म पापा हो गए। देखिए, इनको वेंटिलेटर पर 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इंप्रूवमेंट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग उम्मीद न रखें। ये घर वो सपना था जो पापा और मम्मी ने एक साथ मिलकर देखा था। सपना तो सच हुआ, लेकिन मम्मी बीच में ही पापा का साथ छोड़कर चली गई। इसका मतलब है कि पिछले 2 साल से तुम्हारे पिताजी इस घर में बिल्कुल अकेले रह रहे थे। वो अपने आप को कभी अकेला समझते ही नहीं थे।
वो मॉम की यादों को उनकी सांसें मानते थे। पिछले 2 सालों से जितने भी रिश्तेदार तुम्हारे पिताजी के टच में थे, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। तुम्हारे पास जो भी जानकारी है मुझे बता दो। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है मुझे एक एक डिटेल चाहिए। वैसे तो वो अकेले ही रहते थे, पर 2009 में उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था। पैसों के लिए नहीं, बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए। जी आपका इश्तिहार देखा पेइंग गेस्ट के लिए। ये मेरा बेटा है जय, आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात है। बेटा तुमने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है? जी ये पास में सक्सेस ट्यूटोरियल्स। गुड। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। मेरे कपड़ों की दुकान है वहाँ पे। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है भोपाल में ही, और ये इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। आईआईटी का एम्बिशन बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत है इसमें, और इसका फल भी बहुत मीठा होता है। तो क्या हम? हाँ जय आज ही से रह सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब। हम किराए की बात कर लें? बात क्या करनी है नीरज जी, जो मर्जी हो दे देना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक स्टूडेंट मेरे घर में रहने आ रहा है, और अगर मैं इसकी पढ़ाई के काम भी आ सकूं तो मुझे और खुशी होगी। थैंक यू सर। मुझे और क्या चाहिए प्रोफेसर साहब? देखिए मैं खुद ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, पर चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम मिले। और वो कहते हैं ना कि एक अच्छा प्राध्यापक मतलब एक अच्छा विद्यार्थी, और एक अच्छा विद्यार्थी मतलब एक अच्छा नागरिक, है ना सर? ये बात जून 2009 की है। ये दूसरा लड़का रवि, ये कौन था? वो अंकल। हाँ बेटा। अंकल ये रवि है मेरा क्लासमेट। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं यूपी से हूँ। अंकल इसकी फैमिली यूपी में रहती है, पर ये यहाँ पे अकेला हॉस्टल में रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारे साथ यहीं पे शिफ्ट कर जाए। ऑफ कोर्स बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे 2 यंग फ्रेंड्स हो गए हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। सचिन, अकेलेपन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो मेडिटेशन सेंटर में ढेर सारे दोस्त बन गए हैं, और घर में एक नहीं बल्कि 2 स्टूडेंट रहते हैं। उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मेरी चिंता न करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वाओ डैड, दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर भी आपकी फिक्र तो होती रहती है ना, आपका खाना पीना, आपकी दवाइयाँ। बेटा दवाइयाँ नहीं खाऊंगा तो ऊपर जाके तुम्हारी माँ की डांट खानी पड़ेगी। मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी ना। अरे बेटा, जो प्यार करते हैं वही तो डांटते हैं। मैं कॉलेज में स्टूडेंट को डांटता था, और घर में तुम्हारी माँ मुझे डांटती थी। आजकल मैं इन 2 लड़कों को डांटता हूँ, और ये प्यार का सिलसिला चलता रहता है। पापा वो मैं दादू है, मुझे भी दो ना। अच्छा, 1 मिनट। हाँ पापा। हेलो दादू, आप नए वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हो? मैं उन्हें गणित पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। दोनों इंजीनियर बनने वाले हैं। लेकिन दादू मैं भी तो होशियार हूँ, मुझे भी कल्पना चावला की तरह एस्ट्रोनॉट बनना है। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो? आप तो सिर्फ उन लोगों को ही पढ़ाते हो। बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। दादू आप यहाँ आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। एक न एक दिन जरूर आऊंगा बेटा। तब तक तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, और जब तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ ना तो अपने दादू को अपने स्पेसशिप में जरूर लेके जाना। ओके दादू, लव यू। ओह आई लव यू टू बेटा। 3-4 महीने तो बहुत अच्छे बीते। जब भी उन्हें फोन करता था बड़े खुश लगते थे। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ सचिन? पापा ने जय और रवि को अपने घर से निकाल दिया। क्यों? वो उन पर बहुत नाराज थे। वजह? वो दोनों स्टूडेंट्स कुछ बुरी संगत में फंस गए थे। उन्होंने पापा के घर से कुछ चीजें भी चुराई थी। ये आप हमें अब बता रहे हैं? ये दोनों लड़के जय और रवि ये कहाँ मिलेंगे? ये मुझे नहीं पता सर, मैं तो उन दोनों को जानता तक नहीं हूं। बस इतना पता है कि जून 2009 में वो दोनों पापा के पास आए
और अक्टूबर में पापा ने उन्हें निकाल दिया। सर अब चल रहा है 2010, पूरे 1 साल हो गए सर। वो दोनों 1 साल के बाद प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर करने क्यों लौटे? बदले की आग पीढ़ियों तक सुलगती है देव। अब ये दोनों 1 साल के बाद क्यों लौटे, ये तो हम उन्हीं से जान लेंगे। अगर इन दोनों ने प्रोफेसर शास्त्री की हत्या की है तो। सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि जय भोपाल को बिलोंग करता था। ये दोनों लड़के 5 महीनों तक आपके बूढ़े और अकेले पिताजी के साथ रहे और आपको इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार दिल्ली पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट थे, जय और रवि। वो 2 स्टूडेंट्स जो प्रोफेसर शास्त्री के घर में रह रहे थे और जिन्हें प्रोफेसर शास्त्री ने घर से निकाल दिया था। उन दोनों ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। पुलिस इस वक्त इन 2 युवाओं पर सिर्फ शक कर रही थी। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और ना ही कोई ऐसा था जो पुलिस को इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। सर मैं इन दोनों को पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं मिला हूँ इन लोगों से, लेकिन इनकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास। मेरा मतलब है इनकी फोटोग्राफ्स मेरे पास क्यों होंगी सर? तो फिर उनके सेल नंबर्स, कोई और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी? सॉरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैंने प्रोफेसर शास्त्री के टेलीफोन रिकॉर्ड्स मंगवाए, लेकिन सर पूरे 1 साल के तो रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकते। और वैसे भी उन दोनों लड़कों ने साल भर पहले ही ये घर छोड़ दिया था। पर मुझे लगता है कि इन दोनों ने अब तक अपने नंबर्स बदल दिए होंगे। वैसे भी आजकल के लड़के 2-2 दिन में सब कुछ बदल देते हैं। सर मुझे कुछ पेपर मिले, सक्सेस ट्यूटोरियल्स। ये दोनों शायद इसी कोचिंग क्लासेस में जाते थे। सर सक्सेस ट्यूटोरियल्स की काफ़ी ब्रांचेज हैं यहाँ वसंत कुंज में। ये तो उनके दिल्ली के एड्रेसेस हैं, उनके होम टाउन के नहीं। फोटोग्राफ्स नहीं है आपके पास? सॉरी सर, फोटोग्राफ्स नहीं है। नहीं है मतलब रखते नहीं? नहीं रखते सर। कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स? नो सर। इसका मतलब है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा सीधे घुसकर किसी भी क्लास में बैठ सकता है? ऐसा नहीं है। सारे टीचर स्टूडेंट को फेस से पहचानते हैं और सभी टर्म की शुरुआत में एक साथ ज्वाइन करते हैं। और सर हमारे क्लास का साइज भी लिमिटेड है सर। देव, ये जो नंबर्स यहाँ से मिले हैं ये तो कब के चेंज हुए होंगे। तुम एक काम करो, तुम मोबाइल कंपनी को फ़ोन करो और पता करो कि इन नंबर्स के परमानेंट एड्रेसेस क्या है। ओके सर। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पापा की बॉडी कल तक मिल जाएगी। हाँ सचिन, एजेंट ने कहा है कि आज रात की टिकट हो जाएगी, तो हम लोग कल शाम को पहुँचते हैं। ठीक है, तो फिर हम अंतिम संस्कार परसों ही करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। सर जैसा आपने कहा था ये दोनों सेल नंबर्स बहुत पहले ही डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। प्रीपेड कार्ड से सर एड्रेसेस मिलना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर शास्त्री का बेटा सचिन कह रहा था कि ये दोनों लड़के प्रोफेसर शास्त्री के साथ 5 महीनों तक रहे। प्रोफेसर साहब का भतीजा अरुण जो है वो भी इन लोगों से मिला था। उन लोगों की कई बार बात भी हुई थी, पर अजीब है कि इन लोगों के पास उन दोनों का एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर प्रोफेसर शास्त्री ने अखबार में इश्तिहार दिया था पेइंग गेस्ट के लिए। देव, इस अरुण के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। सचिन का यूएस का नंबर है, लेकिन वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाना आसान नहीं होगा। सर सचिन शास्त्री जी का सगा बेटा है और अरुण उनका भतीजा। हमारे पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सब पर शक करना बनता है। और ये जय और रवि पर तो हमें सबसे कम शक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो 1 साल पहले ही शास्त्री साहब के घर से निकल गए थे।
प्रोफेसर शास्त्री को ध्यान क्रिया और प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ था। लंबी बातें होती थी उनके साथ। इन लंबी बातों में क्या कभी उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र किया? मेरा मतलब है किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन? इंस्पेक्टर जी, हमारे यहाँ लोग श्रद्धा से ध्यान लगाते हैं, वे अंदर से संतुलित होते हैं। अनबन का तो सवाल ही नहीं। यहाँ पर मुक्ति का प्रयास होता है। प्रोफेसर शास्त्री को जो मुक्ति मिली है वो अनचाही है, खूंखार है। नारायण देव जी, प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर हुआ है। कर्म का चक्का कभी फूलों पर से गुजरता है तो कभी खंजरों पर से। प्रोफेसर साहिब के शरीर का दुखद नाश हुआ है, प्रोफेसर शास्त्री का नहीं। वे इस वक्त अपनी अर्धांगिनी के साथ एक हो गए। ईश्वर की मर्जी से बहुत ही जल्द दोनों को एक नया शरीर मिलेगा, एक नया पोशाक। कर्म का चक्का फिर से चलेगा, निरंतर चलता ही रहेगा। मैंने जय के साथ इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे इंटरेक्ट किया था कुछ 3-4 बार। उसके बाद उसका प्रोफाइल ही डीएक्टिवेट हो गया। फिर मैंने दोबारा सर्च किया तो उसका एक नया प्रोफाइल दिखाई दिया, एक बिल्कुल ही अलग अवतार में। यहाँ तो उसने एक मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया है अपने होम पेज पर, 2398768980। ये सारी डिटेल्स फॉलो करो। यस सर। तो अब तो आपका काम आसान हो गया ना सर? पता नहीं, इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तस्वीरों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? ये तस्वीरें किसी की भी हो सकती है। वैसे आप ही ने कहा था ना कि आपने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था? हाँ, लेकिन अरुण ने तो देखा है ना। मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि वो जय ही है। ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों तस्वीरों को लेकर एक बार सक्सेस ट्यूटोरियल्स हुआऊंगा। पर आप क्यों जाएंगे सक्सेस ट्यूटोरियल्स? अरुण ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है ना। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? पुलिस का काम शक करना होता है, भरोसा करना नहीं। आपके पिताजी के मर्डर का कारण अभी तक हमें नहीं मिला है, तब तक शक का दायरा सभी को घेरा रहेगा। यस सर, ये दोनों हमारी ही क्लास में थे, जय और रवि। सर, जय के सेल रिकॉर्ड्स। ये नंबर तो मध्य प्रदेश का है। हाँ सर, ये वही नंबर है जो जय ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे दिया था। अभी तो स्विच ऑफ बता रहा है सर, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार ये भोपाल का नंबर। अगर नंबर भोपाल का है तो फिर लड़का भी भोपाल का ही होगा। सर, लगता है कि प्रोफेसर शास्त्री का लड़का सचिन इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इतनी जल्दी बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते उसे। वैसे भी ये दोनों लड़के जय और रवि, ये अब भी सिर्फ सस्पेक्ट्स हैं। जब तक हम उनके हलक में हाथ नहीं डालते तब तक किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यू मेक श्योर कि ये सब हो जाए। जी भैया। सचिन, प्रिया क्या बोल रही है? तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? हाँ, मैं नहीं चल सकता। पर क्यों? मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तुम प्रिया को लेकर अटलांटा चली जाओ, उसका स्कूल नहीं मिस होना चाहिए। वैसे भी काफी दिन मिस हो चुके हैं। नहीं सचिन, तुम मुझे अभी बताओ कि बात क्या है। भाभी, पुलिस ने सचिन भैया से कहा है कि जब तक ताऊ जी के किलर्स नहीं मिल जाते हैं वो दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते हैं। What nonsense is this? और ये कैसा कानून हुआ? सचिन, तुम्हारे यहाँ रुकने से किलर कैसे पकड़े जाएंगे? तुम समझते क्यों नहीं हो डैम इट? पुलिस मुझे किलर समझ रही है। दिल्ली पुलिस भोपाल आई थी 2 टीनेज लड़कों की तलाश में, जय और रवि। ये दोनों स्टूडेंट्स रिटायर्ड प्रोफेसर शास्त्री के घर में बतौर पेइंग गेस्ट रह रहे थे।
इस पॉइंट पर पुलिस के हाथ इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे जो ये साबित कर पाते कि इन्होंने ही प्रोफेसर शास्त्री को मौत के घाट उतारा था। लेकिन पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि यह मर्डर एक इनसाइड जॉब था। छुरा किसी अपने ने ही भोंका था, और वो भी सामने से। क्या प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर हो गया? कितने अच्छे इंसान थे वो, एकदम संत आदमी। आपका बेटा जय हमें कहां मिलेगा? आप हमारे बेटे पे शक कर रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे ने एक बार गलती की, पर जय इतना नीचे नहीं गिर सकता। नीरज जी, आपके बेटे जय और उसके दोस्त रवि, इन दोनों लड़कों को प्रोफेसर शास्त्री ने अपने घर से बाहर निकाला था। आप हमें बता सकते हैं कि क्यों निकाला था? देखिए, 1 साल पुरानी बात है, पर मैंने उसकी भरपाई भी कर दी थी। किस बात की भरपाई नीरज जी? बेटा, इनके बिना भी महफिल बहुत खूबसूरत जमती है। हमारे मेडिटेशन सेंटर में आके देखो, वहाँ का नशा ही कुछ और है। और फिर बेटा, ये बोतलें इस कपट में बहुत सी जगह खा जाती हैं। ओके पापा, ओके। आइंदा से ये नहीं लेकर आऊंगा आपके लिए, और ये सारी बोतलें एक एक करके मैं ही खत्म करूंगा, ठीक है? हैप्पी नाउ? पता नहीं ऐसा क्या है शराब के नशे में। क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी हरकत है? सॉरी अंकल, उस दिन आप कबर्ड खोल रहे थे तो हमने बॉटल्स रखी हुई देख ली थी। हमने सोचा कि आप तो पीते नहीं हो तो हम ही। तुम लोगों को भी पीना नहीं चाहिए। अभी तुम 18 बरस के नहीं हुए हो। कानूनी तौर पर भी तुम पी नहीं सकते। सॉरी अंकल, दोबारा से नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों, मेरी बातों को कोई बोरिंग लेक्चर मत समझना। तुम लोगों की जिंदगी अभी शुरू तक नहीं हुई है और मेरी खत्म होने को है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम लोगों की फास्ट जिंदगी को समझ नहीं सकता। तुम्हारे ये कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, कार्स, ये सब हमारी जनरेशन की दी हुई चीज़ें हैं। तुम्हें चाहूँ तो मैं सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ। मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। सेल्फ कंट्रोल इंसान और जानवर के बीच के फर्क की लकीर है। समझ गए बेटा? जी अंकल। सॉरी अंकल। नहीं नीरज जी, मैं नहीं मानता कि इन दोनों लड़कों ने एक बार शराब चुरा कर पी, इसलिए प्रोफेसर शास्त्री ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाला। नीरज जी, आप अपने बेटे जय और उसके दोस्त रवि के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
अरे मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ चला गया? तुम लोगों ने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया और 1 लाख रुपए के ऊपर खर्च किए। किस पर खर्च किए? आए? सैलून, स्पा, मेगा स्टोर, तुम दोनों ने सभी हदें पार कर ली हैं। जय, रवि, मैंने गलती की जो तुमसे नरमी से पेश आया था पिछली बार जब तुम लोगों ने शराब की बोतलें चुराई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जुर्म के नशे में इस हद तक डूब चुके हो। सर हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ अंकल, पापा से मत कहना। सर प्लीज़ सर, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे सर, पक्का। तुम दोनों को किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। प्रोफेसर साहब प्लीज देखिए, इस बात को अब आगे मत बढ़ाइए। अगर पुलिस केस हुआ तो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और क्या बर्बाद होगा नीरज सिंह जी? इनकी जड़ें इतनी कमज़ोर हैं। मैंने अच्छी से अच्छी खाद डालने की कोशिश की, संस्कारों से सींचने की कोशिश की, लेकिन बीज जहरीले निकले और ये बीज आगे जाकर जहर फैलाएंगे। प्लीज़ अंकल, इस बार के लिए आप हमें माफ़ कर दो प्लीज़। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? 1,20,000 रुपए चुरा करके अय्याशी करने की माफ़ी? अगर तुमने चुराए हुए पैसों से कोई भला काम भी किया होता तो शायद मैं एक आध बार छोड़ देता, लेकिन शराब, पार्लर, गंदगी हरगिज़ नहीं। अब कानून ही तय करेगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाना नहीं नहीं प्रोफेसर साहब प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप भी एक बाप हैं, एक बार अपनी औलाद समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। नीरज जी, अगर ये मेरी औलाद होती तो मैं खुद पुलिस के हवाले कर देता। एक बाप का असली फर्ज समझ के मैंने असली बाप की तरह इन लोगों के लिए सपने देखे थे, लेकिन इन्होंने सब चकनाचूर कर दिया। जो हाथ तुम लोगों के सर पे था उसी हाथ को काट दिया तुम लोगों ने। नीरज जी, अब इस बात पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें अभी के अभी मेरा घर छोड़ना होगा। मैं जय को भोपाल वापस ले आया, सोचा यहीं से उसे इंजीनियरिंग करवाऊंगा, पर इंस्पेक्टर मैंने देखा कि वो मेरे हाथ से निकल चुका था। अपनी जिद पे अड़ा रहा कि उसे दिल्ली से ही इंजीनियरिंग करनी है और दिल्ली लौट गया। मतलब जय अभी दिल्ली में है? गुड़गांव में, मेरे चाचा का लड़का रहता है वहाँ। मोबाइल स्विच ऑफ है उसका। 2 दिन से हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल उसका स्विच ऑफ दिखा रहा है। प्रोफेसर शास्त्री के मर्डर को भी 2 ही दिन हुए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मेरे जय में कई ऐब हैं, पर दरअसल गलती मेरी ही है। मैंने उसे हद से ज्यादा प्यार किया, लाड दिया, पर यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर कि जय किसी को मार नहीं सकता, कभी नहीं। नीरज जी, हमें जय का गुड़गांव वाला पता चाहिए। जी, हम जय की तलाश कर रहे हैं। वो 2 दिन से घर नहीं आया। कहां से नहीं आया? गया कहां था वो? पता नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। थोड़ी देर पहले भाई साहब का फ़ोन आया था भोपाल से। शक की सारी सुइयां अब इन 2 लड़कों पर टिक गई थी, लेकिन दोनों टीनेजर्स जय और रवि गायब हो चुके थे। कहां थे वो दोनों? क्या हुआ था उनके साथ? क्या वो कहीं छुपे हुए थे या उन्हें छुपाया गया था? ऐसे कई सवाल उठ रहे थे और इनके जवाब आसानी से नहीं मिल रहे थे। 2 भटके हुए टीनेजर्स को मकान मालिक प्रोफेसर शास्त्री अपने घर से बाहर निकाल देता है। उन दोनों में बदले की आग सुलगती है, पर यह आग पूरे 1 साल तक क्यों सुलगती रही? सर, आग बबूला होने का मौका नहीं मिला होगा। शायद 1 साल बाद टाइम ठीक था। 1 साल बाद टाइम सही क्यों था देव? ऐसा क्या खास था इस दिन के बारे में? सर, मुझे यहां और कितने दिन तक रुकना पड़ेगा? मेरा अटलांटा जाना बहुत जरूरी है। जय और रवि का पकड़ा जाना भी जरूरी है। वो दोनों लड़के पकड़े जाए, वो अपना मुंह खोले, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
उसके पापा ने पैसे दे दिए ना, अब आप यहीं मिट्टी डाल दीजिए और इस बात को खत्म कीजिए। आगे बढ़ाने में मतलब नहीं है। बेटा सवाल पैसों का नहीं है, सवाल है नियति का, जो ये दोनों अपने हाथों से दुश्वार कर रहे हैं। पापा, आपने उन्हें वही संस्कार दिए जो मुझे दिए थे, उन पर असर नहीं हुआ। ऐसा होता है पापा। ऐसा क्यों होता है बेटा? माँ बाप भी सोचो, जो अपनी औलाद से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आम लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए जिंदगी की आहुति दे देते हैं। आई अंडरस्टैंड पापा, लेकिन इस बात के लिए आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बेटा इस तरह की हरकत तो किसी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, खास तौर पर समाज की हेल्थ के लिए। अब आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। उन दोनों की हरकतों से देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि आपने अपनी फ्रूट बास्केट में से 2 सड़े हुए सेब निकालकर बाहर फेंक दिए। हाँ बेटा, मैंने दोनों सड़े हुए सेबों को बाहर निकाल के फेंक दिया, लेकिन जिंदगी भर ये दुख लगा रहेगा कि मैं उन सेबों के अंदर की सड़ा नहीं निकाल सका और बचा नहीं पाया। बेटा ऐसा कभी होता है क्या पापा? सड़े हुए सेबों की अपनी किस्मत होती है। आप ये सोचिए कि आपने कितने सेबों को सड़ने से बचाया है और बचाते रहेंगे। हेलो 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 पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो सर, बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर शास्त्री का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिला है बैंक से। 1 साल पुराना है। ये पुराना स्टेटमेंट हमारे लिए नया क्या पेश कर रहा है? सर, ये एक जगह की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ इसका इस्तेमाल बार बार हुआ है, और हो ना हो ये उन्हीं लड़कों का काम है। कैसी जगह? सर, ये सपना सैलून एंड स्पा। हाँ, इसको मैं जानती हूँ। इसका नाम जय है सर। ये हमारे स्पा में हर दूसरे दिन आता था मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए। और ये कभी कभी जय के साथ आता था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये जय हमें कहाँ मिलेगा सपना? अब सर, किसी कस्टमर की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ? कोई पर्सनल रिश्ता तो जुड़ा ही होगा, जवान लड़के हैं। हाँ, एक पर्सनल रिश्ता तो था। हमारे स्पा में एक लड़की काम करती थी। नाम बोलिए। उसका नाम नेहा था सर। नेहा असली कारण थी जिसके लिए जय यहाँ पे आता था, और सुना था ड्यूटी के बाद वो लोग मिलते भी थे। तो फिर बुलाइए उसे, उसी से पूछ लेते हैं। लेकिन नेहा भी यहाँ जॉब नहीं करती है। उसको छोड़े 6 महीने हो गए। कहीं और ज्वाइन किया ही होगा। गुड लुक स्पा। मुझे लगता है कि तुम्हारा शक सही था देव। इन 2 लड़कों ने ही प्रोफेसर शास्त्री का कत्ल किया। हाँ सर, बदला लेने के चक्कर में बहुत दूर तक निकल गए। लेकिन हमसे दूर भागकर कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं कहीं होंगे आसपास। बहुत जल्द पकड़ लेंगे इन दोनों को। एक्सक्यूज मैम, नेहा प्लीज कम। एक्सक्यूज मैम। क्या गड़बड़ करके आई है? पुलिस क्यों आई है तेरे लिए? क्या? पुलिस मेरे लिए? नहीं तो मेरे लिए। जा देख और जल्दी से निपटा के आ, जब तक मैं यहाँ देखती हूँ। यस सर, मैं नेहा। जय कहाँ है? क्यों? क्या किया उसने? वो तो जय खुद तुम्हें बताएगा। कहाँ है वो? वो पिछले दिनों में जय ने कभी कोई ऐसी कैंची ली थी तुमसे?
आज से कैंची मेरी। क्यों? बस चाहिए। बोर ना करो, बोला ना क्यों चाहिए। बस चाहिए। मैडम रोज शाम को सब कुछ चेक करती हैं, सीजर्स भी। अगर कुछ भी कम हुआ ना तो सीधे सैलरी काटती है। बोल देना गुम गई। और कितना काटेगी? मैं देता हूँ ना तेरे को पैसे। हाँ, पर बोला ना क्यों चाहिए। उस कैंची से किसी की जान ली जा सकती है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? नहीं नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने कैंची के पैसे तो तुम्हें दे दिए, पर खून करने के पैसे उसे किसने दिए नेहा? नो सर, उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, बस कैंची ले गया। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसने कैंची के साथ क्या किया। मैं सच बोल रही हूँ सर। वो कैंची हमारे पास है, सिर्फ जय हमारे पास नहीं है, और उसका वो दोस्त रवि। वो दोनों। देखो नेहा, तुम जितना ज्यादा वक्त लोगी उतना ज्यादा फंसोगी। वो दोनों मेरे घर पे है सर। कब से? 3 दिनों से है। ये वो घर? रवि, पुलिस! पुलिस! अरे मैंने अरे क्या किया? भाग कर कहाँ जाने की सोच रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर चलो। जाहिर है कि रिटायर्ड प्रोफेसर शास्त्री का कत्ल तुम दोनों ने ही किया है। हम जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। पूरे 1 साल के बाद लौटे तुम दोनों, सिर्फ प्रोफेसर शास्त्री का कत्ल करने? क्यों? क्या करो तुम लोग? क्या हो गया तुमको? ये गलती उसकी खुद की थी सर। उसकी वजह से हमारे घर से पैसे आने बंद हो गए थे। उसने सबके सामने हमारी इतनी इंसल्ट की, अब तक हमसे कोई ठीक से बात नहीं करता है। नाक में दम कर रखा था बुड्ढे ने। उसकी शक्ल याद आती है तो खून खौलने लगता है मेरा। क्रेडिट कार्ड वाला मामला इतना सा था, कितनी बार सॉरी बोला हमने। उसके बावजूद इतना बढ़ा चढ़ा के ढिंडोरा पीटा उसने। तुम दोनों ने सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर किया? जो उसने हमारे साथ किया उस हिसाब से हमारा गुस्सा बहुत जायज था। और वैसे भी उसे पैसे की क्या जरूरत थी? 4 आने का खर्चा नहीं था उसका, ना कोई शौक ना कुछ। वो बंदा जीरो था सर, जीरो। और उसका कोई था नहीं सर, किसी को उसके पैसों की नहीं पड़ी थी। हमने इंटरेस्ट लिया, खर्च किए तो उसने नौटंकी शुरू कर दी। उसके साथ जो भी हुआ ना, उसी की वजह से हुआ। हम नहीं तो कोई और सही, उस बुढ़े को तो जाना ही था ना। काश तुम दोनों इतने अंधे नहीं होते। काश तुम दोनों को दिखता कि वो फरिश्ते जैसा आदमी तुम दोनों की जिंदगियों को पंख देने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम दोनों आसमान की तरफ उड़ो, ये नहीं कि गंदे दलदलों में धंस जाओ। काश तुम में थोड़ी सी तमीज होती, थोड़ी सी इंसानियत होती, खुदा का खौफ होता।
सचिन शास्त्री ने अपने पिताजी से ठीक ही कहा था, तुम दोनों सड़े हुए सेब हो, मदद से परे हो। ले जाओ इन दोनों को। चल 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 चल। नेहा तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। हमारे जय ने प्रोफेसर साहब का खून नहीं किया, उसने मुझे मार डाला, तुम्हें मार डाला, हमारे पूरे खानदान को मार डाला। ऐसा क्या था जो हमने उसे नहीं दिया? जय और रवि कानूनी तौर पर नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें जुवेनाइल होम भेजा गया है। इन दोनों लड़कों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर की वेल प्लान्ड हत्या की, जो उनके मकान मालिक थे, और इन लड़कों को संस्कार और विद्या देने की कोशिश कर रहे थे। इस मदद के बदले में उनकी हत्या हुई। हत्या का कारण गुस्सा। इस बात का गुस्सा कि प्रोफेसर शास्त्री ने उनकी शैतानियों को नजरअंदाज नहीं किया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इंसान को इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह भटक गई है। पर यह केस अपील करता है हर माँ बाप से कि आप अपने बच्चों को जो भी सुविधाएं देते हैं उसमें सावधानी बरतना जरूरी है। ऐशो आराम और आर्थिक सुरक्षा अपनी जगह, पर जब तक हमारे बच्चे संवेदनशीलता और संयम के पाठ को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आए दिन ऐसे केसेस रिपोर्ट होते रहेंगे। प्रोफेसर शास्त्री की हत्या एक दस्तक है कि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां जिंदगी इच्छाओं के इशारे पर थरकती है। यहां संतुलन की बेहद जरूरत है, वरना लालच का तांडव इस समाज की नींव को तहस नहस कर सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और चौंकाने वाले केस में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।